आपका दोस्त एक चाय की दुकान खोलना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि पैसा कौन लगाएगा, जिम्मेदारी कौन उठाएगा। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यही तो सीखेंगे हम पहले इस चैप्टर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज का वो है इंट्रोडक्शन। बिजनेस के स्वरूप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके परिचय की ओर चलते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति एक व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहा है तो उसे संगठन के स्वरूप के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। आप कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऐसा कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि वो किस तरह का संगठन होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, क्या आकार होगा, किस तरह का होगा, किस नाम से पहचाना जाएगा, उसके बारे में हम सबसे पहले वो डिसीजन लेंगे। तो अगर हम बिजनेस संगठन के विभिन्न स्वरूप निम्न है, तो एक बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहला इसमें है एकल स्वामित्व, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति का ही स्वामित्व होता है, जैसे कि हम नाम से बता रहे हैं। दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में भी जानते हैं। उनका जो बिजनेसेस होता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तीसरा है साझेदारी। साझेदारी को हम क्या, पार्टनरशिप, जिसमें दो साझेदार आते हैं और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसके बारे में इक्वल निर्णय लेते हैं कि वो शेयर करेंगे आपस में, तो वो साझेदारी के रूप में है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिनको हम सहकारी समितियां बोलते हैं। ये भी स्टैब्लिश, इसमें भी कुछ संघ में लोग इकट्ठे होते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। फिर है संयुक्त पूंजी कंपनी, जिसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा एक व्यवसाय के स्वरूप है कि अगर जब कोई भी व्यक्ति एक डिसीजन ले रहा है एक व्यवसाय शुरू करने का, तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्या प्रारूप होगा, क्या आकार होगा, उसका नाम क्या होगा, एकल है, संयुक्त है, साझेदारी है, सहकारी है या समिति है। तो ये इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इनके 5 स्वरूप हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो इसका स्वरूप है वो है एकल स्वामित्व, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो उसके बारे में चलिए हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। जैसे कि नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें एक व्यक्ति का ही स्वामित्व रहेगा, ओनरशिप एक व्यक्ति की रहेगी। तो चलिए जानते हैं क्या है एकल स्वामित्व, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व क्या है। सबसे पहले हम किसको बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें स्वामित्व मतलब ओनरशिप जो है, ठीक है। फिर है प्रबंधन। प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट, जिसमें वो खुद ही स्वामी है, मैनेज भी खुद कर रहा है स्वयं का बिजनेस। और नियंत्रण, कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट, कंट्रोल और ओनरशिप एक ही व्यक्ति के हाथ में है, व्यक्ति के हाथ में होता है, तथा वही संपूर्ण लाभ पाने का अधिकारी तथा हानि के लिए उत्तरदायी होता है। जो भी बिजनेस में उसको प्रॉफिट या लॉस होगा वो खुद बियर करेगा, खुद ही वो गहन करेगा। चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसका है, अगर हानियां हो रही है लगातार तो वो ही गहन करेगा। तो ऐसा कोई बिजनेस अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसको हम एकल स्वामित्व बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लक्षण मतलब फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या उसके फीचर्स होंगे। तो निर्माण एवं समापन, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन और क्लोजर, ठीक है, कैसे ये निर्माण हो रहा है, कैसे हम इसको कैसे शुरुआत होती है, कैसे ये समाप्त होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। एकल स्वामित्व के नियमन के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, मतलब अगर कोई भी एक व्यक्ति चाहे तो वो किसी भी समय एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इसके लिए अलग से कोई कानून नहीं है। व्यवसाय को बंद भी सरलता से किया जा सकता है, ये उसी का डिसीजन है कि जब उसने शुरू किया वो भी स्वयं का डिसीजन था, और जब उसका वो समापन या क्लोज करना चाहेगा जिस भी वजह से, वो भी उसका ही डिसीजन होगा। तो इस प्रकार व्यवसाय की स्थापना एवं उसका समापन दोनों ही सरल है, ठीक है। तो ये एक ही व्यक्ति का सोल पर्सन डिसीजन होता है कि वो कब उसको आरंभ कर रहा है और कब उसको वो समाप्त करेगा, वो उसी के हाथ में है, क्योंकि नाम से ही हम समझ रहे हैं कि एकल मतलब एक व्यक्ति द्वारा मैनेज, कंट्रोल और उसकी स्वामित्व उसी बिजनेस पर है। फिर दूसरा है दायित्व। कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो कुछ ना कुछ दायित्व भी है, लाइबिलिटी भी हम लेके आएंगे। तो एकल स्वामित्व का दायित्व असीमित होता है, कैसा होता है, अनलिमिटेड, इसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड है। मतलब दायित्व क्या है, कैसा लेके आ रही लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यवसाय की संपत्तियां सभी ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो स्वामी इन ऋणों के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। मतलब आपका जो लोन है, जो कर्ज लिया है, वो आपकी जो एसेट्स हैं उससे लाइबिलिटीज आपकी ज्यादा हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज हमारी हो गई
दायित्वों के रूप में। आपके संपत्ति से आपका दायित्व ज्यादा है, और तो उसका भुगतान कौन करेगा? खुद स्वामी, जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया है वही करेगा। तो इसलिए इसमें लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, असीमित होती है कि कुछ हानियां ज्यादा हो रही हैं तो आपकी संपत्तियों से आपका दायित्व ज्यादा है, तो ऐसे उसके लिए भुगतान पर्याप्त नहीं है तो वो खुद करेगा। जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस ओनर है, एकल स्वामित्व है जिसका, वही इन हानियों को पूरा करेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कौन गेन करेगा और रिस्क कौन वहन करेगा उसके बारे में बात करें तो सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। तो व्यवसाय सफल रहता है तो सभी लाभ एकल स्वामी को प्राप्त होता है। अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं कोई भी बिजनेस में और एक ही व्यक्ति वो हैंडल कर रहा है तो जो भी प्रॉफिट है वो उसके हिस्से में आएंगे। उसी तरह वह सभी व्यावसायिक लाभों का अधिकारी होता है तथा उसके जोखिम उठाने का सीधा प्रतिफल है, ठीक है। अगर उसमें कुछ रिस्क आ रहा, अनसर्टिनिटी है, अनिश्चितता है, तो उसके कारण कोई लॉस हो गया। कई सारे बिजनेस फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे कुछ टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, कुछ सरकारी रीजंस भी हो सकते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर बदल गया, तो उसके कारण कुछ भी बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो सीधा कौन क्या करेगा? जो उसका मालिक है, स्वामी है, वो ही कहन करेगा। जैसे वो लाभों का फायदा उठा रहा है उसी तरह वो हानियों को भी भरपाई करेगा। फिर है नियंत्रण। अब कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, तो व्यवसाय के संचालन एवं उसके संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार एकल स्वामी के पास होता है। वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप के अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकता है, क्योंकि उसके द्वारा ही ये बिजनेस स्टार्ट किया गया है। एकल व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति ने किया है, तो जितना कंट्रोल है मतलब उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप में होता है, 2-3 पार्टनर्स होते हैं, उनके म्यूचुअल डिसीजंस पे होता है। यहाँ पे वो स्वयं डिसीजन लेगा और जो भी योजनाएं हैं, जो भी वो प्लानिंग कर रहा है उसको एग्जीक्यूट वो ही करेगा। कंट्रोल पूरा एकल स्वामित्व के हाथ में रहेगा। फिर है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट आइडेंटिटी। इनकी अलग से पहचान या आइडेंटिटी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कानून की दृष्टि में एकल व्यापारी एवं उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवसाय का, इसके स्वामी के अलग कोई अस्तित्व नहीं है। स्वामी और जो बिजनेस है, मतलब जो ओनर और बिजनेस है, उनकी एक ही आइडेंटिटी है। इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे कंपनी में, कंपनी एक्ट के तहत कंपनी और उसके सदस्यों का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? एकल स्वामित्व में जो व्यक्ति है और जो उससे रिलेटेड उसकी जो भी लाइबिलिटीज हैं या जो भी आइडेंटिटी, वो उसके साथ खत्म हो जाएगी। अगर वो चाह रहा तो उसको आरंभ करेगा, उसी के साथ वो बिजनेस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन सोल प्रोप्राइटरशिप के हाथ में होता है। फिर है 6 व्यवसायिक निरंतरता का अभाव, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है, कि बिजनेस आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, ये इस चीज का अभाव है यहाँ पे। तो एकल स्वामी की मृत्यु पर, पागल हो जाने पर, जेल में बंद हो जाने पर, बीमारी अथवा दिवालिया हो जाने पर सीधा एवं हानिकारक प्रभाव व्यवसाय पर पड़ेगा और हो सकता है कि व्यवसाय बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ एक ही पार्टनर है, एक ही व्यक्ति है जो पूरा कंट्रोल, मैनेज और स्वामित्व रख रहा है। तो यदि वो किसी भी कारण पागल हो जा रहा है, जैसे ये क्या है, पार्टनरशिप में होता है, इन सब रीजन से एक पार्टनर हट सकता है, बाकी पार्टनर्स जो है वो व्यवसाय कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अगर वो पागल हो रहा है, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, उसकी लाइबिलिटी कोर्ट जाता है, इंसॉल्वेंट मींस कोर्ट जाके वो खुद को दिवालिया साबित कर दे रहा है, या डेथ हो जा रही है, तो क्यों? इस सभी कारणों से उसके बिजनेस पे प्रारंभ इफेक्ट पड़ेगा और वो बिजनेस बंद हो सकता है, क्योंकि उसका एकल स्वामित्व था, नाम से ही जैसे कि हम जान रहे हैं। तो ये व्यावसायिक निरंतरता का अभाव हो सकता है, बिजनेस आगे तक कंटिन्यू नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गुण। अब किसी भी चीज के गुण, मेरिट्स और डीमेरिट्स होती है, तो चलिए हम गुणों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले है शीघ्र निर्णय, जिसको हम बोलते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आप शीघ्र, अतिशीघ्र निर्णय ले रहे हैं, तो एकल स्वामी को व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने की बहुत अधिकार, स्वतंत्रता होती है, क्योंकि ही इज द सोल ओनरशिप। सोल मतलब एक ही स्वामित्व के कारण उसका बिजनेस पे पूरा कंट्रोल है। तो डिसीजन मेकर कौन है? वही व्यक्ति है, क्योंकि उसे किसी दूसरे की सलाह की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का जो इंटरफेयर नहीं होता, पूरी तरीके से इंटरफेयर हट चुका है, वो खुद डिसीजन ले रहा है, तो उसका ये शीघ्र क्विक जो डिसीजन होते हैं उसके हाथों में ही होता है। दूसरा होता है सूचना की गोपनीयता। जो किसी भी बिजनेस में सीक्रेसी होती है वो उसी तक रहेगी। इधर पे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एकल स्वामित्व अकेले ही निर्णय लेने का अधिकार रखता है, ठीक है, क्योंकि वो सोल डिसीजन मेकर है, ठीक है। बिजनेस भी उसके हाथ में, तो वो सोल डिसीजन मेकर है,
तो कोई भी बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी पे लीक नहीं होगी। जैसे 2-3 पार्टनर्स हैं, उनके बीच में कुछ भी हमने डिसीजन लिया तो वो लीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है। वह किसी कानून के अंतर्गत अपने लेखा जोखा को प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो लेखा जोखा मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ये सब चीजें, ऑडिट्स वगैरह होता है तो उसमें हम ये सब चीजें प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो किसी भी कानून के तहत अपनी, क्योंकि उसने खुद ही स्वयं, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो छोटा सा या कोई लेदर का या स्टील का, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहा है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे ना, क्योंकि उसी के द्वारा शुरू किया गया, वहीं पे वो समाप्त हो जाएगा उसके ही डिसीजन पे। तो इधर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जैसे ऑडिटर्स को, कंपनीज में ऑडिटर्स आते चेक करने, उसको ये प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, बाध्य नहीं होगा। ठीक है, फिर तीसरा है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, डायरेक्ट इंसेंटिव। ठीक है, तो एकल स्वामित्व संपूर्ण लाभ का ग्रहणकर्ता होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रयत्नों के लाभ का प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी एकल स्वामित्व है तो वो ग्रहण करता, बियर कौन करेगा? अगर किसी भी तरह का इंसेंटिव मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो कौन बियर करेगा? खुद करेगा। कंपनीज में क्या है, बोनस वगैरह अगर मिलता है तो वो एम्प्लॉइज में या को एम्प्लॉइज में बांट दिया जाता है, लेकिन यहाँ क्योंकि उसकी खुद की मेहनत है तो वो स्वयं ग्रहण करेगा, तो कारण प्रत्यक्ष रूप से वो स्वयं ही ग्रहण करता है, इसीलिए उसे लाभ में किसी के साथ हिस्सा बांटने की आवश्यकता नहीं है। उसका कोई प्रॉफिट शेयरिंग के लिए दूसरा व्यक्ति नहीं होता, वो खुद ही पूरे लाभ और हानियां खुद ही ग्रहण करता, तो लाभ भी उसके हिस्से में आएगा। इससे उसे कठिन परिश्रम करने के लिए अधिकतम प्रोत्साहन मिलता, तो वो मोटिवेट होगा कि मैं और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं ही सारा प्रॉफिट ग्रहण कर रहा हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करके और प्रॉफिट कमा सकता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पे, उपलब्धि का एहसास, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। ठीक है, अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिलता है तो हमें मोटिवेशन फील होता है कि हम आगे निरंतर वो कार्य करते रहें जिससे हमें सफलता मिलेगी। तो इस बात का एहसास होता है कि वह स्वयं की ही अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायित्व है। तो वो जितनी भी सक्सेस उसको मिल रही है उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। सेटिस्फेक्शन क्या है? अचीवमेंट की ओर ले जाएगा, तो वो खुद सेल्फ सेटिस्फाइड होगा, तो वो आगे की ओर निरंतर सफलता के साथ आगे बढ़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है यहाँ सीमाएं। अभी हमने मेरिट्स की चर्चा की, जैसे मेरिट्स थे, अब डीमेरिट्स मतलब कुछ इसकी सीमाएं या लिमिटेशंस भी हैं। तो सबसे पहला है सीमित संस्थान, लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होंगे उसके पास लिमिटेड होंगे, तो एक एकल स्वामित्व के संस्थान उसके व्यक्तिगत बचत एवं दूसरे से ऋण लेने तक ही सीमित होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऋण लेके, लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो उसके पास संस्थान, जैसे पैसा, फंडिंग वगैरह उसने जहां से कराई, लिमिटेड ही होगा, क्योंकि अभी नया नया बिजनेस है, स्टार्ट करने के लिए पैसा लगेगा ही, तो जो भी इसमें वो संस्थान लगा रहा है वो सीमित होगा। ठीक है, तो इसलिए सीमित संस्थान। दूसरा है व्यवसायिक इकाई का सीमित जीवन काल, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। जो बिजनेस होगा वो लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि किसी भी कारण से अगर उसकी डेथ हो जाती है, पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट, तो वहां पे बिजनेस की कंटिन्यूटी भी खत्म हो सकती है। तो कानून की दृष्टि में स्वामी एवं स्वामित्व दोनों एक ही माने जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लॉ की नजरों से देखें तो व्यक्ति और व्यक्ति का बिजनेस एक ही माना जा रहा है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी का अस्तित्व और उसके सदस्यों का अस्तित्व अलग अलग होता है, तो ये क्या है, एक ही माने जाते हैं। तो स्वामी की मृत्यु, अगर वो डेथ हो रही है, दिवालिया हो रहा है, मतलब वो कोर्ट में जाके खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहा है कि अब मेरे पास जितने भी मेरे ऋण है चुकाने की, अब मेरे पास पैसा नहीं रहा या फंड्स नहीं रहे, तो वो खुद को दिवालिया कोर्ट में घोषित कर सकता है। तथा अथवा बीमारी से व्यवसाय प्रभावित होता है। ठीक है, या वो किसी तरह की डिसीज हो गई, पागल हो गया या मिर्गी हो गई, किसी भी तरह की डिसीज हो गई, तो उससे उसकी जो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस साइकिल है वो भी इफेक्ट होगी, तो तथा इससे बंद भी हो सकती है, तो मतलब एंड हो सकती है या बंद हो सकती है। फिर है थर्ड, असीमित दायित्व, जिसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी एक सीमा के तौर पे, इसके लिमिटेशन के तौर पे है कि यदि व्यवसाय में असफलता रहती है, क्योंकि वो खुद ही सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर कर रहा है, और अगर किसी भी तरह की असफलता होती है तो लेनदार अपनी लेनदारी को ना केवल व्यवसाय की परिसंपत्तियों बल्कि स्वामी की निजी संपत्तियों से भी वसूल कर सकते हैं। तो जो हमारे कर्जदार थे जिनसे हमने फंड्स लिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए, तो अब जब उनको अपने पैसे नहीं मिल रहे हैं या वो कर्ज वापस नहीं मिल रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, तो बिजनेस की जो संपत्तियां होंगी उनको तो वो वसूल सकते हैं। साथ ही उसके जो पर्सनल एसेट्स होंगे, पर्सनल एसेट्स क्या हो गए, जैसे मशीनरी हो गई, उसकी कोई घर हो गया या कोई प्रॉपर्टी हो गई, उनसे भी लेनदार जो है वो वसूल सकते हैं। ठीक है, तो एक भी गलत निर्णय
या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्वामी पर भारी विपत्तीय भार पड़ सकता है। तो फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप पे, अगर ऐसा कोई भी उसने गलत निर्णय ले लिया, जैसे उसको लॉस हो गया, हानि हुई और वो लेनदारों का कर्ज नहीं चुका पाया, तो उसके कारण उसको फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो वो अपनी पर्सनल संपत्तियों से उसको चुकाएगा। फिर है फोर्थ है सीमित प्रबंध योग्यता, लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी। ठीक है, तो स्वामी पर प्रबंध संबंधी कई उत्तरदायित्व रहते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट भी वो सिंगल कर रहा है, जैसे क्रय खरीद के लाना, विक्रय उसको बेचना, वित्त मतलब फाइनेंस आदि। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ हो। तो उसको खुद, जैसे एक मैनेजर होता है जो कंट्रोलिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लान्स डायरेक्टिंग कर रहा है, तो बहुत सारे उसको सिंगल करना, उसी तरह यहाँ पे भी सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले ही सारा कुछ मैनेज कर रहा है, लाना बेचना या डिसीजन लेना फाइनेंशियल मैटर्स लेकर। तो ये सारा एक रिस्की प्रोसेस हो सकता है। तो बहुत ही इसमें क्या मल्टीटास्किंग चाहिए, और ऐसा व्यक्ति कम ही होता है जो सारे क्षेत्रों में परफेक्ट हो। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस के रूप में थे। ये था हमारा आज का चैप्टर। हमने व्यावसायिक संगठनों की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार होते हैं और क्या फायदे होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।